नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है हाथरस कांड में बिटिया को किसने मारा। जी हाँ, बिटिया का हत्यारा कौन है। हाथरस में एक दलित लड़की के साथ में कथित तौर पर बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आरोप ये लगा कि 4 लड़कों ने उसके साथ ये खेल खेला और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। लेकिन अचानक से धीरे धीरे चीज़ें ऐसी बदलती गई कि अब मामला ऑनर किलिंग तक आ रहा है। उन 4 लड़कों ने जेल से ही चिट्ठी लिखी कि ये जो कांड है, हत्याकांड है, वो हमने नहीं किया है, बल्कि उस लड़की के माँ और भाई ने किया है। दरअसल हमको वहाँ पर देख लिया गया था लड़की के साथ में और उसके बाद में उसकी माँ और भाई ने उसका कत्ल कर दिया। ये हालांकि ये अलग बात है कि ये चिट्ठी व्हाट्सएप से भेजी गई है, अभी तक ये रजिस्ट्री के द्वारा या जेलर के द्वारा नहीं भेजी गई है, जैसा कि अमूमन होता है अगर सत्यापित करना है तो। और ये चिट्ठी को इतनी बुरी तरीके से वायरल किया गया कि लगता है कि ऑनर किलिंग का मामला सामने आ गया है। ये एक हत्या का के इतने एंगल हो गए हैं, इतने आयाम हो गए हैं कि इस पर अगर एक पूरी 3 घंटे की फीचर फिल्म बनाई जाए और उसका टाइटल हत्यारा कौन रखा जाए तो शायद लोग बहुत ही दिलचस्पी से देखेंगे। लेकिन दुखद यह है कि यहाँ पर एक बिटिया की जान चली गई, उसके साथ रेप हुआ कि नहीं हुआ ये अभी जांच का विषय है। लेकिन इतने सारे आयाम निकल आए हैं कि देखते ही बनता है। क्या किसने की हत्या बिटिया की? लड़की जो डाइंग डेथ में जब मर रही थी उसने जो बयान दिए उसके हिसाब से लड़कों ने रेप किया, रेप के बाद में उसको मारने की कोशिश की। लेकिन अब लड़कों ने चिट्ठी लिख दी है कि नहीं, हमारे लड़की के साथ संबंध थे, हमारी भाई से उसकी बात होती थी, घंटों बात होती थी, ये भी बात निकल के आई। और उसके बाद हमको अब दोनों को एक साथ देख लिया गया और ऑनर किलिंग कर दी गई। तो तमाम सारे एंगल इसमें निकल आए। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर लड़की का यानी कि बिटिया का हत्यारा कौन है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी दरअसल मामला क्या है। हाथरस पीड़िता के साथ कथित गैंगरेप और मौत को लेकर देश में का गुस्सा कम नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भयानक बताते हुए योगी सरकार से सवाल पूछे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है। इसी बीच आए दिन इस केस में नए मोड़ सामने आ रहे हैं। आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच कॉल डिटेल रिकॉर्ड सामने आने के बाद से अब जेल में बंद 4 आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताते हुए हॉरर किलिंग का सनसनीखेज दावा किया है। आरोपियों का कहना है कि पीड़िता को उसकी मां और भाई ने मारा है। आरोपियों की चिट्ठी से अब मामले में नया मोड़ सामने आया है। हाथरस कांड में जेल में बंद 4 आरोपी संदीप, रवि, लवकुश और रामू की तरफ से एसपी को एक चिट्ठी भेजी गई है। चिट्ठी में दावा किया गया है कि उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं और उन्हें गलत ढंग से जेल में बंद किया गया है। मुख्य आरोपी संदीप ने दावा किया कि उसकी पीड़िता से दोस्ती थी, लेकिन पीड़िता के परिवार को ये दोस्ती पसंद नहीं थी। इसी की वजह से परिवार ने उसकी हत्या कर दी, जबकि पीड़िता ने मरने से पहले खुद आरोपियों के खिलाफ बयान दिया था। वहीं चिट्ठी पर जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि जेल मैनुअल के अनुसार किसी भी बंदी को जेल से बाहर चिट्ठी भेजने का अधिकार है। कल दोपहर में यह चिट्ठी लिफाफा बंद कराकर उपलब्ध कराई गई, जो शाम तक हाथरस के एसपी को दे दी गई। इन्होंने प्रार्थना पत्र कल दिया था शाम को, वो पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए, और नियमानुसार हमने उसको पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए अग्रसारित कर दिया।
पर आरोपी लंबे समय से कुछ आपकी वार्तालाप हुई, कुछ उन्होंने बोला आपसे अभी तक? ये जांच का विषय है, इसमें मेरे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पत्र क्या कहते हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, अभी जांच एजेंसियां देखेंगी उसको भी। कोई बात तो रखी होगी कि हम निर्दोष हैं या कसूरवार हैं कुछ? हमारा देखिए, हमारा दायित्व ये है कि कोई बंदी हमको कोई प्रार्थना पत्र या कोई एप्लीकेशन देता है किसी संस्था के लिए, तो हम उसको। आरोपियों की चिट्ठी पर पीड़ित परिवार भी सामने आया। परिवार के मुताबिक उनके खिलाफ साजिशों का दौर शुरू हो गया है। परिवार ने चिट्ठी में लिखी दोस्ती की बात को नकारते हुए आरोपियों की तुलना आतंकियों से की। वहीं मामले को लेकर एक नया वीडियो भी सामने आया है। यूपी सरकार का दावा है कि ये वीडियो उसी दिन का है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जब घटना हुई तो पीड़िता की मां कुछ ही दूरी पर थी, ऐसे में उनके पास तक आवाज पहुंच सकती थी। उधर हाथरस में कथित तौर पर गैंगरेप और हत्या की शिकार युवती के परिवार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। बता दें, 14 सितंबर को ही पीड़िता के घर से कुछ दूरी में खेत में कथित गैंगरेप की घटना हुई थी। सरकार के मुताबिक शुरुआती दिनों में ही गैंगरेप की बात पीड़िता ने नहीं बताई थी। हालांकि कुछ वक्त बाद पीड़िता ने इस बारे में बयान दिया था। उसके बाद पीड़िता को दिल्ली के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां 29 तारीख को उसकी मौत हो गई। अब आरोपियों की चिट्ठी और सामने आ गए नए वीडियो ने हाथरस कांड को और उलझा दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, कौन है बिटिया का हत्यारा? क्या ये ऑनर किलिंग है या उन 4 लड़कों ने मारा है? जैसा कि पहले शुरुआत में खबर आई, अब मामला बराबर का हो गया है, क्योंकि चिट्ठी पूरी तरीके से वायरल हो चुकी है और चिट्ठी में ये उन 4 लड़कों ने कहा है कि असली हत्या माँ और बेटे ने की थी, यानी कि भाई ने की थी। इतना ही नहीं, एक वीडियो भी वायरल किया गया। वीडियो उस समय का है कि जब खेत में ये लोग काम कर रहे थे तो वहां पर 4 हथियार रखे थे। कहा यह जा रहा था कि माँ और बेटी वहां पर काम करने के लिए गए थे, तो 4 हथियार कहां से आए। यानी कि सारे सबूत इस तरह से सामने दिखाई दे रहे हैं जैसे लगता कि ये ऑनर किलिंग का मामला। क्या वाकई ये ऑनर किलिंग है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। विजय खेरा साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका विजय खेरा साहब। और उस्मानी साहब हमारे साथ में लखनऊ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और गजराज सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अखिलेश पति त्रिपाठी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है इसमें। खेरा साहब, अब क्या लगता है, हर दिन एक नई थ्योरी, हर दिन एक नई कहानी, हर दिन एक नया परिदृश्य, अब क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? मैं समझता हूं अब तो जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लेके और इसको राजनीतिक रंगने का प्रयास किया था, अब तो कम से कम वो चुप हो जाएं। जो पीड़िता को न्याय दिलाने के बहाने अपनी राजनीतिक इच्छाएं पूरी करने में लगे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक लोग, अब तो कम से कम मान जाए कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक है, सीबीआई की इंक्वायरी तक पहुंच गया है और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने एफिडेविट दे दिया है दोनों बातों के लिए। पहली बात ये कि क्राइम हमने तुरंत रजिस्टर किया, सुप्रीम कोर्ट में झूठा तो नहीं बोला जा सकता है। और जहां तक रात को जलाने का सवाल है शव का, जिसके ऊपर इतनी बातें उठी बाद में, उसके भी एफिडेविट दिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियां वहां पैदा हो गई थी और गैर कानूनी घटनाओं का जो क्रम चला, एक के बाद एक गैर कानूनी घटनाएं जो होती रही, उसके कारण से ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि लॉ एंड ऑर्डर को शांत करने के लिए ऐसा किया गया। और उसमें यह भी एफिडेविट में बोला कि परिवार के सदस्य मौजूद थे। अब आप मुझे बताइए, इनका क्या चेहरा अब रह गया है? कितना झूठ ये लोग बोलेंगे? अब अगर सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला होगा तो जवाब देगी ना सरकार, सजा पाएगी ना। हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, अब तो मामला वहां तक पहुंच गया है। और ये बोला है कि सीबीआई पर सबका भरोसा है, सब लोग सीबीआई कर रहे थे। अब क्या हो गया, जब सीबीआई जांच आएगी तब उसमें भी बैकफुट पर धीरे धीरे हटने लगे वही राजनीतिक लोग जो कल तक ये बातें कह रहे थे। एक बात। दूसरी बात,
कांग्रेस पार्टी का दूसरा चेहरा भी आपके सामने आ गया है। वो जो उनके मंत्री हैं शिव जीवन जी है, जो अभी आईसीसी मेंबर बरसों बरस है, नजदीक है हाई कमांड के, वो कह रहे थे कि खून की नदियां यहाँ बह जाएंगी, कुछ इधर से मरेंगे, कुछ उधर से मरेंगे, राहुल जी आएंगे तो गोलियां चलेंगी। अब इस तरह की बातें उनके सामने सब आ गई हैं, तो कांग्रेस क्या चाह रही थी, क्या करना चाह रही, घटना हुई, दुखद हुई, उसके आदेश तुरंत कर दिए गए। जब रेप का सवाल आ गया तो रेप की एफआईआर भी दर्ज कर दी गई, जिन लोगों का नाम लिया गया उन लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया, वो आरोपी बन गए, तुरंत जेल में डाल दिया गया। अब सवाल यह है कि सजा थोड़ी ना दे देंगे, सजा तो कोर्ट देगी। जब सवाल आएगा, सच और झूठ का सामना होगा, आरोपी कह रहे कि तो इन्होंने अपने ऑनर किलिंग है। अब धीरे धीरे आके कुछ मीडिया सेक्शन का कुछ हिस्सा, सारे नहीं, 10-5% लोग, ठीक है, उनकी वजह से, कुछ राजनीतिक लोगों की वजह से इस घटना ने पूरा का पूरा उल्टा क्रम पर चल पड़ा है। तो सत्य आने दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विजय खेरा साहब आएंगे आपके पास दोबारा से। ठीक है, ठीक है। अखिलेश पति त्रिपाठी जी, आपने सुना विजय खेरा साहब को, क्या कहेंगे आप? ये बात तो विजय खेरा जी लग रहा है कि जैसे आरोपियों के प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, और वो मतलब इस तरीके से कह रहे हैं कि ये ऑनर किलिंग का मामला है। आप ये बताइए कि हो सकता है, बात मत बदलो, बात मत बदलिए ना, जो बोला वही बोलो ना, जो मैंने बोला। सुन रहा था, मेरा वर्तन क्यों बदल रहे हैं? अखिलेश जी, आपकी गलती नहीं, आप जिस पार्टी में पले हैं उसकी गलती है, ये आपकी गलती नहीं। बंद करने की, दबाने की कोशिश मत कीजिए। आवाज क्या बंद करने की? आप मेरी बात को पलट क्यों रहे? जो मैंने बोला, सच बोलना सीखो। कब तक झूठ में जियोगे? सच बोलना सीखो, बंद करने वाली सच बोलो, सच बस। और अब आपकी आवाज भी नहीं निकल अब रही है। जो मर्जी बोलो। अभी कह रहे थे। ठीक है खेरा साहब, पहले आप बात पूरी कर लेने दीजिए अखिलेश पति त्रिपाठी जी को। ठीक है, ठीक है अखिलेश जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। शर्मसार हुआ जिस घटना पर, पूरा समाज शर्मसार हुआ जिस घटना पर, उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के कहते हैं कि ऑनर किलिंग का मामला है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। उनको डट करके खड़े होकर के कहना चाहिए कि ये जो घटना हुई बहुत गलत घटना है, अपराधियों को सख्त सख्त सजा दी जानी चाहिए। वो तो कह रहे रोज, ये घटना समाज के नाम तो रोज पर कह रहे एक धब्बा है, ये धब्बा है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। आप कह रहे हैं ऑनर किलिंग का मामला है, आप पक्ष रखने आए अपराधियों का। आप ही के सांसद है बलबीर सिंह जाते हैं, राजवीर सिंह जी अपराधियों से मिलने जाते हैं जेल में, और जब पकड़े जाते हैं तब क्या कहते हैं, हम तो चाय पीने गए थे। अरे भाई, कब से जनप्रतिनिधि जेल में चाय पीने जाने लगा भाई? ये देश में कौन सी परंपरा चल पड़ी है? ये तो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर हो सकता है कि जब शाहीन बाग दिल्ली के पहले चिल्लाए, शाहीन बाग की घटना कराए, और जब दिल्ली उठा के पटक दे, दिल्ली जेल आपका विधायक जा रहा, और जेल आपका पार्षद जा रहा। ठीक है, ठीक है अखिलेश पति त्रिपाठी जी, ये यहाँ पर दिल्ली चुनाव की चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ चुनाव चर्चा हो रही है आखिर बिटिया का हत्यारा कौन है। आपका समय पूरा हो गया है। ठीक है खेरा साहब, आप भी शांत रहिए। अखिलेश जी, आपकी बात पूरी हो गई। आपका जेल जा रहा है शाहीन बाग में, पकड़े आप गए हो। 200 सांसद, भाई दोनों लोग अभी रुक जाइए, बाकी लोगों को चर्चा में शामिल कर लेने दीजिए। रुकिए अखिलेश पति त्रिपाठी जी, आपका समय समाप्त हो गया। गजराज सिंह जी के पास जाएंगे। अखिलेश पति त्रिपाठी जी, अखिलेश जी पहले शांत हो जाइए। अखिलेश जी रुकिए, पहले आपकी बात पूरी हो गई, पहले सारे लोगों को चर्चा में शामिल करेंगे। गजराज सिंह जी क्या कहेंगे आप? आपने दोनों लोगों को सुना, आपकी पहली प्रतिक्रिया। पहले तो इस कांड के बारे में पहले भी कह चुका हूँ और कहना चाहता हूँ, खेरा साहब तो हमारे बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, और विधायक जी जो कह रहे हैं, विधायक जी आप भी इन्हीं के पास से निकले हैं। ये झूठ बोलना, सच बोलना सब खेरा साहब ने सिखाया आपको भी। मैं कहना चाहता हूँ, जिस बेटी ने मरते समय में अपना बयान दिया
इसके बाद में कुछ बचता नहीं है। उस बच्ची के साथ रेप हुआ, रेप होने के बाद में एफआईआर दर्ज होती है। अब जेल से आप जो चाहे 100 लिखवा करके दे दें, चिट्ठी 1 नहीं 100 लिख दें, वह बच्ची जिंदा होने वाली नहीं है। वह पूरा बयान दे चुकी है। उस बच्ची के परिवार के लोग घर छोड़ने पर आमादा है, गांव छोड़ने पर आमादा है। उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। खेरा साहब ने एक बयान दिया अभी कि सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया है, चला गया है केस। मैं कहना चाहता हूं कि उनको डरा करके, धमका करके उनके परिवार वालों से भी चिट्ठी लिखवाई गई है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने बीजेपी की हुकूमत ने यहां से लिखकर दिया है। ठीक है, मैं कहता हूं इससे ठीक है, ठीक है, ठीक है। गजराज सिंह जी, आपका भी समय समाप्त हो गया। आप रुकिए, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। उस्मानी साहब, जल्दी से आप क्या कहेंगे? इस सारे लोगों को आपने सुना, बंद तो करो। ठीक है, ठीक है। गजराज सिंह जी, आपकी बात समाप्त हो गई। जी उस्मानी साहब, ठीक है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं गजराज जी, हम इसीलिए डिबेट कर रहे हैं। आपका समय समाप्त हो गया गजराज जी। उस्मानी साहब, आप विश्वकर्मा जी, जहां तक गजराज जी, मेरा आपको आवाज सुनाई पड़ रही हो तो आपका समय जहां समाप्त। तक मेरा मानना जी, ये है जी, कि ये ऑनर किलिंग का मामला नहीं है। जी, ये मामला पूरी तरीके से बिटिया की हत्या की गई है जी, और जो सरकार है वो हत्यारों को बचाने के लिए जिस दिन से ये घटना हुई है उसी दिन से हत्यारों को बचाने के लिए जो है प्रयास किया जा रहा है। लगातार उसकी जो घटना के जब घर वाले परिवार वाले एफआईआर लिखाने जाते हैं तो एफआईआर नहीं लिखी जाती है। एफआईआर लिखी जाती है तो फिर बहुत दबाव में तो फिर उसकी जांच नहीं की जाती है, उसका इलाज सही तरीके से नहीं किया जाता है और उसकी बिटिया की डेथ हो जाती है। जब बिटिया की डेथ हो जाती, डेथ होने के बाद सरकार बार बार बचाव की मुद्रा में आती है। उसके बाद रात में 2:30 बजे किन परिस्थितियों में शव को जलाया गया, गवर्नमेंट ने, सरकार ने और वहां के आला अधिकारियों ने मिलकर के उस शव को जला दिया। जब उनके परिवार के लोग थे, कोई जो डेड बॉडी थी वो लावारिस नहीं थी, उसके वारिस थे, उसके माँ बाप थे। वो बात हो गई। ये पूरी तरीके से विश्वकर्मा जी एक षड्यंत्र है जी, उन्हीं की बेटी मारी गई है और उन्हीं को इस केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं, क्योंकि ये बात अभी तक क्यों नहीं आई? पहले दिन जिस दिन एफआईआर लिखाई गई उस दिन ये बात क्यों नहीं सामने आई? ये लगातार उसको बचाने के लिए प्रयास किया गया और जिसका ये आज नतीजा है कि जब पूरे तरीके से जनाक्रोश फैल गया पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की थू-थू होने लगी, तो इन्होंने कहा हम ये केस सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि कोर्ट का सहारा लेकर के। सुप्रीम कोर्ट का ट्रांसफर नहीं किया भाई, सुप्रीम कोर्ट में लोग गए थे, सुप्रीम वो कोर्ट उन्हीं के लोग हैं, वो उन्हीं के लोग हैं, ठीक है, वो उन्हीं के लोग हैं जी, जो बचाना चाहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं विश्वकर्मा जी, लगातार मुलजिमों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, और ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, लगातार बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी उठता है, चाहे जितना बड़ा आरोपी हो उसको भी सुनने का पूरा मौका दिया जाता है। लोकतंत्र की ये यही तो एक खूबी है। वक्त एक ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उस्मानी साहब आएंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यही है कि लोकतंत्र में जो आरोपी है उसको भी सुनने का पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़े हो रहे हैं कि अब अचानक से ये लेटर कैसे व्हाट्सएप पर एसपी साहब के मोबाइल पर पहुंच गया और उसके बाद ये इतनी तेजी से वायरल हो गया। उसी समय एक वीडियो वायरल होता है जिसमें 4 हंसियां दिखाई जा रही है, जिसमें और उसको मैच किया जा रहा है कि जो लड़का कह रहा है कि इसने ही घर वालों ने हत्या की है। चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है। इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूँ। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फ़ोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं। दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम सीधा रुख करेंगे विजय खेरा साहब का। विजय खेरा साहब, सवाल कई है। बिटिया की हत्या किसने की? किसने मारा बिटिया को? अभी कोई कुछ नहीं कह सकता है। न सरकार ने कहा है, न मैं कह रहा हूं। ये जो मेरी बात को घुमा रहे थे, मैं ये कह रहा हूं कि ये भी बात सामने आई है। ऑनर किलिंग की बात सामने आई है। आरोपियों का भी आप जो कह रहे थे, उनको भी अपने बचाव में कहने का अधिकार है संवैधानिक रूप से। उन्होंने लिखा है कि वहां हथियार बरामद हुए थे, खेत में पहले से थे और हम लोग चारों लोग बिल्कुल निर्दोष हैं। उसने ये भी कहा, इसके प्रमाण हैं मेरे पास। लड़के ने, जो आरोपी है, उसने कहा कि मेरी उससे कई बार टेलीफोन पे सैकड़ों बार बात हुई है। हम उससे कुछ बार मिले भी हैं। तो सवाल ये है कि उसको तय तक जाने दीजिएगा। ठीक है खेरा साहब, कुछ सवाल के जवाब। ठीक है खेरा साहब, कुछ सवाल के जवाब आम आदमी जानना चाहता है और मैं भी जानना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, वो कह रहे हैं कि उसके बिटिया को भाई और मां ने मारा है। पहली बात तो चिट्ठी लिखी गई और व्हाट्सएप पर भेजी गई, सीधे एसपी के व्हाट्सएप पर भेजी गई और वो वायरल हो गई। जबकि नियम यह है कि वो कोई भी इस तरह की चिट्ठी जेलर के रजिस्टर पे चढ़ के बाकायदा आती है, तब जाकर के उसको संज्ञान लिया जाता है। कैसे वायरल हो गई चिट्ठी? क्या है नहीं वायरल कैसे हो?
नहीं, वायरल कैसे हो गई? एसपी साहब ने चिट्ठी कैसे वायरल कर दी? वो कोई चिट्ठी लेना अब कोर्ट के हाथ में होगा। पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशंस थे वो इन्वेस्टिगेशन ये मान के किए गए कि वो लोग आरोपी हैं। पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन ये माना एफआईआर दर्ज करने के बाद, और ये लोग बार बार एफआईआर की बात कर रहे हैं। तो एक सेकंड के लिए समझ लीजिएगा कि जिस दिन कंप्लेंट की जो माने उसी दिन एफआईआर हो गई। 24 घंटे में जो कहा उस पर हो गई। बाद में 3 दिन बाद रेप की बात की तो रेप पर हो गई। ठीक है। दूसरा सवाल यह है, तो खेरा साहब, दूसरा सवाल यह है, इधर चिट्ठी लिखी जाती है, उधर एक वीडियो वायरल हो जाता है, बताया जाता है कि ये उस दिन का वीडियो है जिसमें 4 हंसियां दिखाई दी जाती है, और कहा यह जा रहा है कि जब माँ और बेटी ही गए थे वहां पर काम करने के लिए, घास काटने के लिए, तो 4 हंसियां वहां पर क्या कर रहे थे? इसका मतलब भाई और दूसरे लोग भी थे। उस इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं इस समय। न मैं विचार दे सकता हूं, ना मैं निर्णय ले सकता हूं, ना उससे मैं कोई नतीजा निकाल सकता हूं। क्यों? कि लड़की तो मरी है और कानून उसको बचाएगा। हमारा भी जिम्मेदारी है सरकार की कि उसको बचाना, उसके साथ न्याय हो। तो उस न्याय के कारण हम उसकी कोई गहराई में खुद इन्वेस्टिगेशंस करने नहीं जा पाएंगे आज की तारीख में। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, जो प्रमाणित हो गई, ईडी ने प्रथम दृष्टया दोषी पा लिया है कि पीएफआई को 1 करोड़ रुपया गया था। ये तय हो गया। तो मैं आपको बता, अभी आपने राग छेड़ दिया तो मैं आपको बता दूं, पीएफआई ने कहा है कि हम कोई प्रतिबंधित संगठन नहीं है, और जो भी हमारे खिलाफ हुआ हो उसको जग जाहिर कीजिए। किस अकाउंट से पैसा आया, किस अकाउंट से पैसा गया, बताइए। तो ये पता लग जाएगा ना। अभी तो अकाउंट में पैसा आया है। अरे आप तो कह रहे हैं कि पैसा आया 100 करोड़ रुपया, तो खुलासा कर दीजिए सबके सामने। अभी तो आज ये पैसा आया है, अगर ये पैसा नहीं आया होगा तो ईडी से लेके और पूरा का पूरा तंत्र कोई बचेगा नहीं। आज प्रथम दृष्टया मिल गया है। अब ये जांच। विजय खेरा साहब, एक सवाल और सुन लीजिए जल्दी से। आप जिनको पीएफआई का सदस्य बता रहे हैं, उसको केरल वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ यूनियन पत्रकार बता रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दी है कि उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। कप्पन के तरफ से एफआईआर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है, और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी, जो दिल्ली प्रेस क्लब ने भी इस पर एक बयान जारी किया है कि वो पत्रकार है। उन्होंने उसको दोषी, पैसा आया है 50 करोड़ आया है, मॉरिशस से आया है। सवाल ये है कि पीएफआई शाहीन बाग के दंगों में दोषी पाई गई। सवाल ये, उन 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिन 4 लोगों के अभी बयान लिए जा रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि पीएफआई का ये और कांग्रेस पार्टी का नेता का ये कहना कि खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा, गोली चल जाएगी, 2 इधर मरेंगे 2 उधर मरेंगे, ये सब करना। मैं खेरा साहब, मैं एक सवाल आप छोड़े जा रहा हूं, आपके पास में जवाब नहीं लूंगा। मैं बार बार एक सवाल पूछता हूं, पीएफआई भी पूछ रहा है कि हम प्रतिबंधित संगठन नहीं है। आप लोग उसको प्रतिबंधित क्यों नहीं कर देते? देश में आतंकवादी गतिविधियां चला रहा है कोई संगठन, विदेश से पैसा मंगा करके यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो संगठन, उस संगठन के लोग खुलेआम घूम रहे हैं इस देश में। कैसे चलेगा ये देश? आपके पास से जवाब लेंगे। ललितेश त्रिपाठी जी, क्या लगता नहीं आपको कि जो आरोपी हैं उनको भी पूरा मौका दिया जाना चाहिए अपनी बात रखने का? पिछले भी कहा कि क्या कारण ऐसा है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी बचाव में पूरे अपराधियों के उतरी हुई है, क्योंकि योगी की सरकार इस मामले में लिखी थी। दोषियों के साथ जो दोषी थे वो उनको सजा देने में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खेल रही, उनके ऊपर कार्रवाई करने में भाई कैसे आप बताइए ना, जब खबर ये आई तो 4 लोगों को एक साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया। कहां से कोताही बरती है, जरा बताइए। मानने के लिए मजबूर किया गया। सुनिए, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई अस्पताल ऐसा नहीं था जहाँ उसका इलाज कमी रह गई, तो वहां की सरकार फेल हो गई और घिर गई। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी घिर गई है, तो दोषियों के बचाव में ये तर्क दे रहे हैं। तर्क भी क्या दे रहे हैं? पहला,
कि ऑनर किलिंग का मामला होगा। दूसरा, वो जो चिट्ठी लिखती है, जांच का विषय होता है, जो फाइलों का विषय होता है, उसे चिट्ठियों को वायरल कर दिया जाता है ताकि जांच को प्रभावित किया जा सके और दोषियों को बचाया जा सके। एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो आरोपी भी वायरल कर सकते हैं ना। ललितेश पति त्रिपाठी जी, चिट्ठी तो आजकल कोई भी वायरल कर सकता है। मध्यम वर्गीय किसान परिवार का व्यक्ति हूँ, मैं भी खेतों में गया हूँ, खेतों में काम किया हूँ, आज भी जाता हूँ। सब एग्रीड, सब एग्रीड, आप किसान से, किसान के बेटे सब एग्रीड। संतकबीर नगर एक खेत में जब कटाई होती है तो कई बार लोग दो लोग काटने जाते हैं, इस बात में भी कोई शक नहीं है। और ना घटना है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। दलितों के साथ अत्याचार होता है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। दलित महिलाओं के साथ आरोप, एग्री कर रहा हूँ कि अगर इस देश में सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित किया गया तो वो दलित है। लेकिन सवाल सुन लीजिए त्रिपाठी जी, सवाल सुनिए। ये सब कहने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि जब चारों आरोपी गिरफ्तार हो गए तो उनको भी अपना बचाव पक्ष रखने का अधिकार है? बचाव पक्ष रखने का अधिकार है जी। लोगों को जिन्होंने समाज को संसार किया है, हालांकि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत जो भी जरूरी पहलू है वो उनको वकील खड़ा करने का हक मिलेगा। लेकिन प्रश्न तब उठ जाता है और सरकार, योगी की सरकार तब घेरे में आ जाती है जब पूरा का पूरा पुलिस महकमा, जब पूरा का पूरा प्रशासन, जब पूरा का पूरा योगी सरकार आरोपियों को बचाने के लिए पीएफआई को बीच में ला देते हैं कि पीएफआई पर चर्चा करिए। क्या पीएफआई ने हत्या की है? हत्या अरे भाई पीएफआई, आपको पता नहीं है अखिलेश पति त्रिपाठी जी, पीएफआई ने माना है कि ये चारों उसके सदस्य हैं। पीएफआई ने माना है कि हाँ ये चारों उसके संगठन के सदस्य हैं। ये बताइए कि पीएफआई का इस घटना से क्या लेना देना है? डाइवर्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? यहाँ पर ये हत्या हुई है, रेप हुआ। पीएफआई वहां पर कर क्या रहा था? पीएफआई का इससे लेना देना क्या था? ठीक है, जब आप फंस जाते हैं किसान क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक पर तो भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, जब चुनाव लड़ते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं। ठीक है ललितेश जी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ललितेश पति त्रिपाठी जी, ठीक है, बात हो गई आपकी, ठीक है, बात हो गई। गजराज सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ। करिए आतंकवादी घोषित संगठन, करिए उसके वेबसाइट को तुरंत बंद करिए। ऐसे जो लोग जिस पर आरोप है, ऐसे लोग देश में ऐसे संगठन चला पा रहे। बताइए भाई विजय खेरा साहब, जवाब दीजिए। देशद्रोहियों को अगर आप कह रहे हैं देशद्रोही संगठन है, तो आप देशद्रोहियों को प्रश्रय क्यों दे रहे हैं? आप बताइए, जवाब दीजिए। खेरा साहब जवाब दे दीजिए भाई। भारतीय जनता पार्टी कानून के राज करती है, कानून से चलती है। उठा के हम एक बार में ऐसे बंद नहीं कर देंगे, उनको मौका देंगे सफाई का, उनकी इंक्वायरी होगी, उसके बाद बंद कर देंगे, बैन हो जाएंगे। अभी प्रेमा फेसाई सारी उनके खिलाफ निकली है। परिवार वालों को डंडा मारेंगे। अरे अब जवाब सुनना। अरे पीएफआई बहुत दिन से चल रही है सर। मजबूर कर देंगे, जंगल जवाब सुन लो। जवाब अरविंद केजरीवाल जी, अरे जवाब सुन लो। पार्टी संजय सिंह जी के नेतृत्व में एक गली में जाकर के आपका जवाब सुन लीजिए। आपके त्रिपाठी जी अब जवाब सुन लीजिएगा। आपका विधायक जेल में, डिग्री चोर आपका विधायक, अपराधी आपका विधायक, केजरीवाल तक आएगी आज। तुम्हारा अपराधी तंत्र, पूरा अपराधी तंत्र, पांचों विधायक, 5 विधायक तुम्हारे जेल में, 5 जमानत पर, समझे? पार्षद तुम्हारा, अभी तुम्हारे पार्षद ने माना कि उसने दंगे करवाए, तुम्हारे आपके पार्षद ने माना कि दंगे करवाए। ठीक है भाई, अरे हम दंगे पर नहीं जा रहे हैं,
रुकिए, आप दोनों लोग रुकिए, गजराज जी के पास जाएंगे। नीचे तक भ्रष्टाचार और अपराध में संलिप्त है। आप क्या बोलेंगे? मैंने कहा सूप बोले तो सूप, चलनी बोले जिसके 72 छेद। अरे अभी विधायक को पार्षद का जवाब दो, साइन भाग में पहले जवाब दो, डिग्री चोर विधायक का जवाब दो, जिस मंत्री से इस्तीफा लिया अपराधी उसका जवाब दो, अभी उसका जवाब दो। जो पार्षद एमएलए फंस गया उसका जवाब दो ना, पहले छत से जो बोतलें फिकवाई थी उसका जवाब दो। जब विधायक तुम्हारा पकड़ गया, अभी भी तुम्हारा चेहरा है बात करने का? अरे कमाल है, तुम्हारा चेहरा है अभी बात करने का। ठीक है भाई, बात हो गई दोनों लोगों की। आप बताइए, रेपिस्टों की पार्टी है तो रेपिस्टों को ये समर्थन कर रहे हैं। बच्ची की हत्या हुई, रेप हुआ, उसकी हत्या की गई, उस पर आप चुप है, आप उनका बचाव कर रहे हैं क्योंकि रेपिस्टों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। एक साल लंबा। ठीक है भाई, बात हो गई आपकी। गजराज जी के पास में चलेंगे। गजराज जी, अरे भाई ललितेशपति त्रिपाठी जी, पूरी डिबेट आप ही करेंगे क्या? हो गई, बात हो गई। कितना, क्या ये डिबेट आप ही पर रख दी गई है क्या? ललितेशपति त्रिपाठी जी, बात हो गई आपकी। ठीक है, बात हो गई आपकी ललितेशपति त्रिपाठी जी। उस्मानी साहब, आपकी बारी। सवाल ये है कि क्या वो जो आरोपी हैं उनको भी लोकतंत्र में अपना बचाव करने का पूरा हक है? क्या उनको मौका नहीं दिया जाना चाहिए? दिया जाना चाहिए मौका, लेकिन मौका दिए जाने के तरीके हैं कानून और संविधान के अनुसार है जी। जो जब इतनी जघन्य अपराध हुआ है, इतना जघन्य हत्याकांड हुआ है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो जेल गए हैं, तो अब वो मुकदमा चलेगा कोर्ट में। कोर्ट में वो आएंगे, उनके वकील आएंगे, उनके गवाह आएंगे, वहां पे रखेंगे। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है कि वीडियो वायरल कर दिया। दक्षिण के तरीके तुरंत गोली मार देना चाहिए? नहीं, क्या क्या करना चाहिए? जैसे वहां पुलिस वालों ने किया दक्षिण में, तो तुरंत गोली मार देना नहीं, चाहिए? नहीं, मैं उसमें विश्वास नहीं करता। लोकतंत्र में प्रत्येक अपराधी सुप्रीम को कोर्ट में केस चलेगा, अपराध सीबीआई सिद्ध जांच होने के करेगी, और क्या चाहिए लिए आपको? जी केस चलना चाहिए जी। लेकिन गोली क्यों? अगर ये ब्राह्मण होते तो इनको गोली मार दी जाती, जैसे विकास दुबे को गोली मार दी गई कानपुर में, ऐसे मार दी जाती गोली इनको। ये कानून है, ये कानून का राज स्थापित है। मतलब ये कोई कानून है जी? जब कानून है तो सबके लिए समान कानून होना चाहिए। लगातार आप ब्राह्मणों को भड़का रहे? अरे क्यों मैं भड़का रहा हूँ? मेरे ब्राह्मणों को मेरे जनपद लखीमपुर खीरी में देवेंद्र कुमार मिश्र और मुन्ना भैया, नहीं विकास दुबे, नहीं विकास दुबे ब्राह्मण पूर्व विधायक थे। आप ये बता दीजिए, विकास दुबे कोई क्या, निर्दलीय आप विकास दुबे को महिमा मंडित कर दी गई? भाई आप सवाल सुनिए, विकास दुबे को आप महिमा मंडित कर रहे हैं। उस विकास दुबे को जो किसी की तरफ माफिया था, आप उसको महिमा मंडित कर रहे हैं। जब आप कह रहे हो कि मुलजिम को कोर्ट में अपनी बात रखने का अधिकार है, तो अगर इनको अधिकार है, इन्होंने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। दलित बिटिया का जो हाल हुआ है वो इस देश को कभी माफ नहीं करेगा। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बदनाम किया है इन दरिंदों ने, लेकिन उसके बाद इनको बचाने का प्रयास सरकार कर रही है। तो अगर इनको हक है सरकार कहां से प्रयास कर रही, जरा बताइए तो कैसे प्रयास कर रही? अगर इनको हक है रखने का, एसआईटी की जांच हो गई, सीबीआई की जांच हो गई, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और क्या चाहिए? ये तो जो धरना प्रदर्शन, जो विपक्ष का धरना प्रदर्शन और आंदोलन था, ये उसकी देन है कि ये केस इस दिशा में मोड़ के पहुंचा। वरना तो इस केस को तो वहीं खत्म कर देते, एफआईआर ही नहीं लिखते। एफआईआर लिखी ये बात मुश्किल नहीं। रात में, अच्छा एक बात बताइए, रात में 2:30 बजे किन नियमों के तहत, नहीं किन नियमों के तहत लाश जलाई गई? वो गलत है, क्यों जलाई गई? फूका गया, ठीक है। जब उसके वारिस मौजूद थे, अभी तक डीएम हाथरस को अभी तक क्यों नहीं हटाया गया? क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई? क्यों नहीं? जांच का विषय तो ये है कि किन अधिकारियों के निर्देश पे हिंदू धर्म की संस्कृति की धज्जियां उड़ाई गई और रात में 2:30 बजे शव को जलाया गया। और उसके बाद नहीं, उसके बाद लगातार जो ये लोकतांत्रिक देश है,
इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी लगातार जा रही थी वहां पे, उनको रोकने का राजनीति प्रयास करने जा किया रही थी। गया। राजनीति और करने एक जा रही थी। प्रधानमंत्री के जो पोते थे जयंत चौधरी, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। राहुल गांधी को धक्का देके गिराया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके हाथ पैर तोड़े गए। ये बड़े ही शर्म की बात है। इस घटना की मैं निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और ये जो केस घुमाने की कोशिश की जा रही है, तो आप यहाँ पर गलत काम करेंगे, लेकिन भगवान माफ नहीं करेगा। उस्मानी भगवान साहब, इनको माफ ये नहीं करेगा। राजनीतिक मंच नहीं है जहाँ जी, भाषण दे रहे हैं। मैं भाषण नहीं ये दे रहा आप भाषण दे मैं रहे हैं। तथ्य रख रहा हूं। भाषण दे रहे हैं मैं आप। तथ्य रख रहा हूं। तथ्य नहीं रख रहे, आप भाषण दे रहे हैं। मैं तथ्य रख ये रहा आप हूं। राजनीतिक मंच मैं बना रहे हैं तथ्य रख अपने रहा को। हूं। बिल्कुल नहीं, आपने इसको राजनीतिक मैं मंच तथ्य बना रख रहा हूं दिया। भाई। मैं आपसे कह रहा हूँ कि विश्वकर्मा जी, आपकी बात पूरी हो गई। मैं तथ्य रख रहा हूं। आपने क्या इसको राजनीतिक मंच मैं समझ बिल्कुल रखा है तथ्य रख क्या? रहा हूं। भाषण इस मत तरीके दीजिए से यहाँ पर। नहीं, क्या ऐसी कौन सी चोरी की जा रही है नहीं, इस ये गांव भाषण में? दे रहे हैं नहीं, आप। उस गांव को क्यों घेरा गया था पुलिस के द्वारा, नहीं, पीएससी के भाषण द्वारा? मत दीजिए। क्यों नहीं भाषण लोगों को चलेगा जाने यहाँ दिया जा बिल्कुल। रहा था? गजराज क्यों जी के नहीं पास जाने जाइए। दिया जा रहा ठीक था? है, ठीक है, ठीक है। गजराज जी, सवाल ये उठता है कि ये बात तो सच है कि परिवार कह रहा है, हाई कोर्ट गया, परिवार कह रहा है कि उसको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, और दूसरी चीज उसको बात रखने नहीं दी जा रही है। ये आखिर मामला क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये विश्वकर्मा जी, मैं मानता हूं कि जो लोग जेल में हैं उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए, लेकिन बिल्कुल ठीक बात। मुझे लगता है कि सुनने से पहले ही जो आडंबर रचे जा रहे हैं, ये बात ठीक वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं। ये बात ठीक है। चिट्ठी का वायरल होना, चिट्ठी वहां से लिखी जानी, वायरल होकर के पब्लिक के अंदर जाना, अधिकारियों के पास जाना, तो निश्चित तौर पर जांच तो प्रभावित होनी है। और जो भी कोर्ट फैसला ले, जैसे निर्भया कांड में हुआ, भले ही देर से हुआ, लेकिन इस केस की सुनवाई अच्छे जजों के बीच में जरूर होनी चाहिए। अभी जेरा साहब और हमारे सम्मानित विधायक जी दोनों आपस में जूझ रहे थे। दोनों छोटे बड़े भाई हैं, क्योंकि विधायक जी भी खेरा साहब के पास से गए हैं, तो झूठ बोलने का, सच बोलने का सारा का सारा सब आप लोगों के पास में प्रमाण है। ठीक है, लेकिन नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन गजराज जी ये वो आप दूसरी तरफ बहस को मत ले जाइए, चर्चा पर ही रहिए। और सवाल आपसे ये है कि लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी, हर कोई उसी कांड में क्यों जा रहा है? सवाल सुन लीजिए। गजराज जी सवाल सुन लीजिए। गजराज जी सवाल सुनिए। सवाल ये है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को एक दिन नहीं जाने दिया जाता है, दूसरे दिन जाते हैं, पैदल चलते हैं, उसके बाद जयंत चौधरी भी जाते हैं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी जाते हैं, फिर वो चंद्रशेखर भी जाते हैं। ये क्या पूरे मामले को एक हाइप देने का मामला था? दोनों तरफ से यही मामला चल रहा है। आवाज साफ नहीं आई विश्वकर्मा जी। मैं ये कह रहा हूं लगातार नेताओं का वहां जाने का क्या मतलब है? हुकूमत के मन में कोई चोर नहीं था जी, तो उसको जो रात के अंधेरे में 2 बजे उसे जलाया गया बच्चे को, उसकी अंत्येष्टि की गई, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस प्रकरण में सरकार भी उसको दबाना चाहती थी। ठीक है। अगर सरकार लोगों को आने जाने देती आसानी से, कोई इतना बड़ा हंगामा, इतना बड़ा ड्रामा, मैं समझता हूँ 37 साल का मेरा भी अनुभव है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। ड्रामा इस मुल्क के अंदर नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। लोगों को जाने दिया। ठीक है गजराज जी, बात हो गई आपकी। विजय खेरा साहब, समय कम है और फाइनल कमेंट होगा ही आपका। 3-4 सवाल हैं। ये जो वीडियो वायरल किया गया, चिट्ठी वायरल की गई और फोन की बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि सब जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, और क्यों नहीं आसानी से सारे नेताओं को वहां जाने दिया गया, कोई बात ही ना होती।
संशय था कि नेता क्यों जाना चाहते हैं। एक इतनी दुखद घटना का इतना घटिया लाभ लेना चाह रहे थे, ये प्रमाणित भी हो गया। एक आदमी लाभ लश्कर लेके 34 सांसदों को लेके हिंदुस्तान से इकट्ठा करके उस जगह पर जा रहा हो, जिस जगह पर यहाँ पर जो जा रहा हो। अरे सर यहाँ पर जो वो भी नहीं, यहाँ तो मिलता भी नहीं, न्याय भी नहीं मिलता है ना। अगर बच्चा रोता नहीं है तो माँ उसको दूध भी नहीं देती है। सही, अगर इनको ऐसा ही दर्द था तो 34 में से 4 ही सांसद चले गए होते राजस्थान, जहाँ 8 नाबालिग उसी एक हफ्ते में जहाँ रेप हुआ हो 8 नाबालिग लड़कियों का, एक बार तो चले जाते। ठीक है खेरा साहब आपकी बात समाप्त हो गई और आपको एक दुखद खबर दे दें। अभी अपने सारे मेहमानों को एक दुखद खबर दे दें। सुन लीजिए खेरा साहब, एक दुखद खबर है। खेरा साहब एक मिनट सुन लीजिए, एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है। खेरा साहब सुन लीजिए, सवाल तो सुनिए भाई। एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है। हमारे राजनीतिक मौसम वैज्ञानी रामविलास पासवान साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सबसे बड़ी खबर है इस समय की। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे। सबसे बड़ी खबर है क्योंकि हम उनको राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक कहते हैं क्योंकि वो जिसकी सरकार बननी होती थी वो उस पार्टी में रहते थे। उनका किसी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी दल रहा हो। वो जब भी रहे जीवन भर ज़्यादातर समय मंत्री रहे। 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, वहाँ मंत्री रहे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 6 साल से है, लगातार वहाँ पर मंत्री रहे हैं। तो उनको हम लोग मौसम वैज्ञानिक के रूप में जानते थे, राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक के रूप में जानते थे। वो समझ जाते थे कि हवा किस ओर बह रही है, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और इसी को लेकर के वो अपना स्टैंड लेते रहते थे, अपना वो बदलते रहते थे। और जिस पार्टी की सरकार बनने वाली होती थी उस पार्टी का वो रुख कर लेते थे। उन्हें किसी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं थी। उनका ये कहना था कि हमारे लोगों को जो लाभ देगा, हमारे को जो फ़ायदा पहुंचाएगा, हमारे दलित लोगों को जो फ़ायदा पहुंचाएगा, हम उसके साथ में खड़े होंगे। ये था उनका पूरा अभियान। और इसी अभियान के तहत लगातार वो सांसद चुने जाते रहे, मंत्री बनते रहे। अब अपनी पार्टी की बागडोर अपने बेटे चिराग पासवान को सौंप दी और चिराग पासवान इस समय बिहार के चुनाव में लगे हैं। हालांकि वो बिहार नहीं जा पाए क्योंकि पासवान साहब बीमार हैं, लंबे समय से भर्ती चल रहे हैं और इसलिए वो उसमें शिरकत करने नहीं गए। चिराग पासवान लगातार लोगों से अपील कर रहे थे कि हम आपके पास नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि पिताजी एडमिट हैं और हम उनकी देखभाल कर रहे हैं। हम अपनी इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे और इस के साथ में कि उनको मौन हम लोग उनको मौन साध करके के न्यूज़ की तरफ से भी उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये बड़ी ही दुखद खबर है कि एक मजा हुआ राजनीति का समझदार खिलाड़ी अब हमारे बीच नहीं रहा। रामविलास पासवान जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। ये आज की इस समय की सबसे बड़ी और दुखद खबर है। इससे न सिर्फ उनकी पार्टी को नुकसान हुआ है बल्कि देश को भी अपूरणीय क्षति हुई है क्योंकि एक शानदार नेता को हमने खो दिया है। और हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। बाकी खबरों के लिए आप खबर देखते रहिए के न्यूज़। ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए आप, सीधी तस्वीरें हैं ये। आपके टीवी स्क्रीन पर ये सीधी खबरें दिखाई दे रही हैं। ये सीधी तस्वीरें रामविलास पासवान के घर से आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। पासवान जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। जैसा कि मैंने बताया, वो पूरा घोर सन्नाटा छाया हुआ है। पिछले कुछ दिनों से वो एडमिट थे और उनका इलाज चल रहा था और आज ये दुख भरी खबर आई कि वो हमारे बीच नहीं रहे। ये है उनका आवाज़, जहाँ से सीधी तस्वीरें हम
अपने टीवी स्क्रीन पर पेश कर रहे हैं। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ लोग वहां पर हैं, आने जाने वाले लोगों का सिलसिला आपसे